हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। साथियों, आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे तिल के बारे में और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। और सबसे पहले कोई भी अगर हम क्रॉप के बारे में जानना चाहते हैं या किसी भी क्रॉप का जो परिचय होता है, इंट्रोडक्शन होता है, सबसे पहले हम उससे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम तिल के वानस्पतिक नाम को समझेंगे। तिल का जो वानस्पतिक नाम है उसे बोलते हैं सीसेम इंडिकम। सिसमम इंडिकम, क्या बोलते हैं? सिसमम इंडिकम। जैसा कि कोई भी क्रॉप हो या कोई भी चीज़ हो, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, उसके परिचय के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे हम भी वहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तिल के वानस्पतिक नाम को, फिर उसके बाद कुल को। तो कुल की बात करें तो पेडिलिएसी कुल से बिलोंग करता है जो तिल होता है। इसका बोटेनिकल नेम जो होता है वो होता है सिसेम इंडिकम, ठीक है। और इसके कुल की बात करें तो इसका जो कुल है वो पीडलिएसी कुल का है। अगर उत्पत्ति स्थल की बात करें, जो ओरिजिन प्लेस जिसे कहते हैं, उत्पत्ति स्थल या ओरिजिन प्लेस, देखिए उत्पत्ति स्थल का मतलब यह होता है, ओरिजिन प्लेस का मतलब कि जो स्पीसीज है, यानी जो क्रॉप है वो स्पीसीज किसी एक क्षेत्र में जहाँ पे वो सर्वप्रथम देखी गई, पाई गई, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उत्पत्ति स्थल कहते हैं। तो तिल की उत्पत्ति स्थल की बात करें तो जो तिल का उत्पत्ति स्थल है वो दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका है, ठीक है। क्या है? दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका है। गुणसूत्र की बात करें तो जो इसमें तिल में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तिल में गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो तिल के जो गुणसूत्र 2n बराबर 26 होता है, ठीक है। क्या होता है गुणसूत्र संख्या? 2n बराबर 26। वहीं पुष्पक्रम की बात करें तो पुष्पक्रम जो है रेशिम है। जो तिल का पुष्पक्रम होता है, तिल के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? रेशिम कहा जाता है। और जो इसका फल होता है, यानी कि कैप्सूल, सैम्पुट जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है? 50 से 100 बीज होते हैं। देखिए तिल या कैप्सूल, देखिए तिल का जो कुछ ऐसी संरचना होती है तिल में, ठीक है। तिल का जो कैप्सूल होता है कुछ ऐसी संरचना उसमें बनी होती है, तो उसी को कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर बीजों की संख्या की बात करें तो जो उसमें तिल के बीज होते हैं वो लगभग 50 से 100 के आसपास होते हैं। कितना होते हैं साथियों? 50 से 100 के आसपास होते हैं। उसे क्या बोला जाता है? संपुट या फिर कैप्सूल बोला जाता है। अगर टेस्ट वेट की बात करें, टेस्ट वेट, ठीक है, टेस्ट वेट की बात करें तिल में, तिल का जो टेस्ट वेट है वो उसका जो टेस्ट वेट की बात करें तो टेस्ट वेट 3 ग्राम होता है। कितना होता है? 3 ग्राम। जैसा कि जानते हैं टेस्ट वेट को ज्ञात करने के लिए 1000 दानों की संख्या जो होती है उसी को टेस्ट वेट कहते हैं। क्या कहते हैं? 1000 दानों की संख्या, ठीक है। कोई भी फसल है तो उसमें जो है कोई भी फसल है तो उसका जो टेस्ट वेट ज्ञात करना है तो टेस्ट वेट में हम क्या देखते हैं? 1000 दानों की संख्या। तो तिल के जो 1000 दाने होते हैं वो उनका जो वेट होता है वो लगभग 3 ग्राम के आसपास होता है। कितना होता है? 3 ग्राम के आसपास होता है। अगर हम तिल का जो बीज है उसको लेंगे, 3 ग्राम बीज लेंगे और उसकी गिनती करेंगे तो लगभग 1000 दानों के आसपास होगा। तो इसी को बोला जाता है टेस्ट वेट, ठीक है। तिल का जो टेस्ट वेट होता है वो होता है 3 ग्राम, ठीक। आगे बात करते हैं तो ये जो परागण होता है, इसमें परागण होता है वो सेल्फ पॉलिनेटेड होता है। तिल जो है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। किस प्रकार की क्रॉप है तिल? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है और ये द्विलिंगी है, ठीक है। किस प्रकार की है? मोनोसियस है। इसका जो पुष्प होता है वो द्विलिंगी पुष्प या फिर जिसे मोनोसियस पुष्प भी कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं हम तिल के, तो तिल को गरीब का घी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिल को गरीब का घी भी कहा जाता है। जैसा कि जानते हैं तिल जो होता है, तिल में प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी खासी पाई जाती है। लगभग 18 से 20% तिल में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तिल का उपयोग खाने में और इसको जो है पूजा के लिए भी तेल के रूप में दीपक जलाने के लिए तिल का उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं तिलहन फसलों की रानी, क्वीन ऑफ ऑयल सीड क्रॉप। अगर ऑयल सीड क्रॉप की बात करें, जो तिलहनी फसलें हैं उनमें जो है तिलहनी फसलों का क्या कहा जाता है? इसको तिलहनी फसलों की रानी भी कहा जाता है तिल को। अगर ये सवाल पूछा जाए कि तिलहनी फसलों की रानी किसे कहा जाता है तो आप कह सकते हैं तिल को तिलहनी फसलों के रानी कहा जाता है। वहीं अगर आपसे ये पूछा जाए कि गरीब का घी किसे कहा जाता है, ठीक है, गरीब का घी किसे कहा जाता है, तो गरीब का घी तिल को बोला जाता है। किसको बोला जाता है दोस्तों? गरीब का घी तिल को बोला जाता है। इसमें तेल कंटेंट की बात करें, तेल का प्रतिशतता जो है, तेल परसेंटेज की बात करें तिल में, तो तिल में जो तेल का प्रतिशत होता है लगभग 46 से 54% के आसपास तेल
पाया जाता है तिल में। कितना पाया जाता है तिल में तेल? 46 से 54% के आसपास जो है इसमें तेल कंटेंट पाया जाता है, यानी कि तेल पाया जाता है तिल में। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन 18 से 20% के आसपास प्रोटीन पाई जाती है तिल में। और ग्लोबोव्यूलिन के रूप में इसमें क्या पाया जाता है, जिसमें मेलानियोनिन अमीनो अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तिल के तेल को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? तिल के तेल को लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई जो है दिक्कत नहीं होगी। तो उसमें जो लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है उसका कारण है सीसेमोल। ठीक है, किसके कारण लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है? सीसेमोल। तो ये सवाल भी ऐसे बन सकता है यहाँ पे एक सवाल कि तिल को जो है लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए या सुरक्षित रखने के जो अधिक समय तक जो है सुरक्षित रखा जा सकता है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है सीसेमोल। ठीक है, क्या है? सीसेमोल के कारण हम तिल के तेल को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। आगे बात करें, तिल के तेल में पॉपकॉर्न जैसी खुशबू आती है। अगर तिल के तेल को जो सुगंध होती है उसमें वो पॉपकॉर्न के जैसे आती है। उसका क्या रीज़न है? वो किस लिए आता है? जो तिल के तेल में सुगंध होता है वो पॉपकॉर्न के सुगंध के जैसे होता है, लेकिन क्यों होता है, क्या कारण होता है? तो उसका कारण यह होता है इसमें एसेटाइल जो है एसेटाइल पायरेजिन पाया जाता है। एसेटाइल पायरेजिन के कारण तिल के तेल में पॉपकॉर्न जैसी खुशबू पाई जाती है। ठीक है, या पॉपकॉर्न जैसी खुशबू आती है। देखिए ये थोड़ा सा जो है इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये पूछा जा सकता है कि तिल के तेल में पॉपकॉर्न जैसी खुशबू किसके कारण पाई जाती है? तो तिल के तेल में पॉपकॉर्न जैसी खुशबू एसेटाइल पायरेजिन के कारण पाई जाती है। ठीक है, किसके कारण पाई जाती है? एसेटाइल पायरेजिन के कारण तिल उसमें पाया जाता है। आगे बात करें विश्व में, ठीक है, क्या है? विश्व में सबसे ज़्यादा तिल की खेती भारत में कहाँ की जाती है? विश्व में तिल की बात करें तो तिल की जो खेती है विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में की जाती है। और भारत में राजस्थान में सबसे ज़्यादा की जाती है, और राजस्थान के पाली में सबसे ज़्यादा जो है तिल की खेती होती है। जलवायु की बात करें कि तिल की फसल का उत्पादन के लिए जो है हमें किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? तो तिल की फसल के लिए जो है गर्म एवं शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की जलवायु? तो गर्म एवं शुष्क प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है तिल की खेती करने के लिए या अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए। सभी तिलहनी फसलों में सूखा सहनशील फसल है। क्या है? तिल एक ऐसी फसल है जो जितनी भी तिलहनी फसल है उसमें सूखा सहनशील ड्रॉप टॉलरेंट क्रॉप है। ठीक है, तिल क्या है? सूखा सहनशील है, क्योंकि तिल को बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो सूखा सहनशील होता है ये सूखे में भी सर्वाइव कर सकता है, अपना जीवन चक्र पूरा कर सकता है। आगे बात करें अंकुरण के लिए तापमान की, तो अंकुरण के लिए 25 से 27 सेल्सियस का तापमान होना आवश्यक होता है। देखिए, अगर तिल की हमें अच्छी खेती करनी है तो उसको अच्छी तरीके से, कोई भी फसल है उसकी खेती करनी है हमें, तो उसको अच्छी तरीके से हमें समझना पड़ता है कि किस तापमान पे, किस टेम्परेचर पे जो है इसका अंकुरण अच्छा हो सकता है, इसकी वृद्धि एवं विकास के लिए क्या अंकुरण हो सकता है, तिल का प्रकार, कितने पानी की आवश्यकता होती है। तो इन सब चीज़ों को जब लोगों को पता होता है तो जो फसल में उसको उत्पादन प्राप्त होता है वो अच्छी मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है। तो अंकुरण के लिए 25 से 27 सेल्सियस। और वृद्धि एवं विकास की बात करें, जो पौधा होता है उसको वृद्धि एवं विकास होने के लिए जो है तापमान वो 27 से 33 के बीच का तापमान जो होता है वो आवश्यक होता है। ठीक है, क्या होता है? 27 से 33 सेल्सियस के तापमान आवश्यक होता है। आगे कुछ है चार्ट हमारे सामने जिसमें तेल की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा की बात की गई है। जैसे कि मूंगफली में बात करें तो मूंगफली में जो तेल पाया जाता है वो लगभग 46%, और प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है वो 26% के आसपास पाया जाता है। वहीं सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में तेल 20% और 40% तक की जो प्रोटीन की मात्रा होती है 40% पाई जाती है। तिल में 46 से 54% क्या होता है? तेल कंटेंट होता है, और प्रोटीन 20 से
18 से 20 के बीच में पाई जाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो सामने निकल के आ रही, जो अगर तेल की मात्रा की बात करें तिलहनी फसलों में, तो सबसे ज़्यादा लगभग तेल जो है तिल में पाया जाता है। वहीं अगर प्रोटीन कंटेंट की बात करें कि कौन सी ऐसी तिलहनी फसल है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, तो आप कह सकते हैं कि सोयाबीन जो है, लगभग सोयाबीन में 40% के आसपास, 40% के आसपास जो है इसमें प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है। आगे बात करें हम बुआई के समय की, कि किस टाइम पे कौन सा जो टाइम होता है, किस टाइम पे जो है तिल की खेती करना या तिल की बुआई करना अच्छा होता है अच्छी फसल के लिए। तो जून के अंतिम माह से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक। कब तक? अगर तिल की बुआई करनी है, अगर तिल की खेती करनी है हमें, तो उसके लिए जो हमें जो बुआई का समय है उसका विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब लेट हो जाती है फसल तो उसमें क्या होता है, सही से अंकुरण नहीं हो पाता, या फिर उचित जो है तापमान नहीं मिल पाता है उसको वृद्धि एवं विकास के लिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उत्पादन को प्रभावित करती हैं। तो जो बुआई का एग्जैक्ट समय होता है वो जून माह के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई माह के प्रथम सप्ताह के बीच जब बुआई की जाती है, तो उसमें फसल का अंकुरण अच्छा होता है और अच्छी मात्रा में जो है हमें फसल की प्राप्ति होती है। बीज दर की बात करें कि 1 हेक्टेयर में हमें तिल की खेती करनी है, तो उसके लिए हमें कितने बीज दर की आवश्यकता होगी, यानी सीड रेट की आवश्यकता होगी। तो सीड रेट की बात करें तो सामान्य जो है उसकी बुआई के लिए 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है तिल के बीजों की आवश्यकता पड़ती है। वहीं शाखा युक्त जो तिल होते हैं उनमें जो है जो सीड रेट की मात्रा होती है, यानी बीज दर 1 हेक्टेयर में आवश्यकता होती है, वो 4 से 5 के बीच में होती है। और शाखा युक्त TC25 जो है ये 2.5 से, जो एक वैरायटी है TC25, इसका 2 से 2.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर आवश्यकता होती है। पौधों से दूरी की बात करें, स्पेसिंग की बात करें, तो जो स्पेसिंग है वो 30x10, ठीक है। 30x10 क्या है? R/P। ये R/P क्या है? रो एंड प्लांट, ठीक है। R जो प्रदर्शित करता है वो रो प्रदर्शित करता है, ठीक है, रो, और उसके बाद ये जो होता है ये P का मतलब प्लांट, ठीक है। तो R/P जो स्पेसिंग होती है जो है पौधों से पौधों की दूरी, और पौधों से जो पौधे के जो है प्लांट जो है पौधा और रो जो कतार होती है उसमें जो उनके बीच की जो दूरी होती है वो 30x10 होती है। बीज के बुआई की गहराई की बात करें कि जो बीज है, बीज की गहराई की बात करें तो कितने गहराई में बोना चाहिए, तो 2 से 3 जो है सेंटीमीटर गहराई में। कितना? 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में जो है तिल के बीज की बुआई करनी चाहिए, ठीक है। हम क्या बात कर रहे थे? यहाँ पे बुआई की गहराई की बात कर रहे हैं, कि सोइंग डेप्थ की बात कर रहे हैं कि कितने गहराई में ये सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया से नीचे कितनी गहराई में बीज की बुआई करनी चाहिए, तो वो 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई होनी चाहिए, ताकि अगर इससे ज़्यादा होती है तो फिर अंकुरण में समस्या आती है, ठीक है। क्या होता है? अंकुरण में समस्या आती है। अगर इससे कम होता है, 2 से 3 से कम होता है, अगर ज़्यादा होता है तब भी समस्या है, अंकुरण में समस्या आएगी। उसके बाद जो है पौधों को जो अंकुरित होने में टाइम लगेगा, और अगर अधिक ऊपर है, इससे ऊपर है, तो उस अवस्था में भी अंकुरण पे ही प्रभाव पड़ेगा। पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं मिल सकती है, और उसके बाद जो है तो बहुत सारे ऐसे जो बिंदु हैं वो प्रभावित हैं, कारक हैं जो प्रभावित करेंगे अंकुरण को, जर्मिनेशन को हमारे प्लांट के। आगे बात करते हैं किस्मों की। कुछ किस्मों की बात करें तो ब्लैक सीड है, जो ब्लैक सीड होती है तिल की, उसकी जो किस्म है TA22। क्या है? TA22। और सफ़ेद दाना की बात करें तो TC25। ये ब्रांचिंग टाइप की होती है। किस टाइप की होती है? ये जो वैरायटी होती है शाखा युक्त वैरायटी होती है। कौन सी? देखिए, वाइट सीड, सफ़ेद बीज, जैसा कि जानते हैं जो तिल होता है उसमें 2 प्रकार के बीज होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, ठीक है। तो 2 प्रकार के कौन कौन से हैं? एक ब्लैक सीडेड है, एक वाइट सीडेड है। अगर ब्लैक सीड की बात करें तो ब्लैक सीड की जो वैरायटी है वो TA22, ठीक है। कौन सी? TA22। और वाइट सीड की बात करें दोस्तों तो वाइट सीड में TC25। अब TC25 जो वाइट सीड है, वो सफ़ेद दाना है, ये जो TC25 ये वैरायटी जो है सफ़ेद दाने वाली,
ये जो है ब्रांचिंग टाइप की है। किस टाइप की है? शाखा युक्त टाइप या फिर ब्रांचिंग टाइप की है। आगे बात करें प्रताप C50, ये शाखा रहित है। और उसके बाद T130, कुछ ऐसी जो वैरायटी हैं ये वाइट सीड की हैं, सफ़ेद दाने की वैरायटी हैं। आगे बात करें RT127, ये ड्रॉप टॉलरेंट है। किस प्रकार का है? ड्रॉप टॉलरेंट है। निर्यात गुणवत्ता अधिक है। जो RT127 है, RT127 जो वैरायटी है, किस में है ये, इसकी जो खासियत है यह है कि यह ड्रॉप टॉलरेंट है। इसको निर्यात और इसकी गुणवत्ता अधिक होती है। इसको निर्यात भी इसका अधिक किया जाता है और उसके बाद गुणवत्ता भी जो होती है, इसकी क्वालिटी जो होती है वो अच्छी होती है। आगे प्रकृति MT157, गौरी, विनायक, सूर्या, उषा, माधुरी, कुछ प्रमुख जो हैं वैरायटीज़ हैं तिल की। और तिल का जो दाना होता है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, दो प्रकार का होता है, एक वाइट सीटेड होता है, एक ब्लैक सीटेड होता है। तो यहाँ पे हमने देखा। आगे बात करते हैं हम RT351, ये चौगधी फलियां होती हैं, ठीक है। किस प्रकार की होती है? चौगधी क्वारिड कैप्सूल वाली किस्म है। इसका दाना जो है सफ़ेद होता है और ये 85 दिन में पक के तैयार हो जाती है। कितने दिन में दोस्तों? 85 दिन में। और प्रति पौधा जो कैप्सूल की मात्रा होती है, कैप्सूल की संख्या होती है, वो 47 होती है। एक पौधे में जो RT351 जो वैरायटी है, इसमें एक पौधे में जो कैप्सूल होता है, जिसे संपुट भी कहा जाता है, जो फलियां होती है, फल प्रकार, वो लगभग 47 के आसपास की संख्या होती है। और जो उसमें तेल परसेंटेज की बात करें, तेल प्रतिशत की बात करें, तो लगभग 49.7% जो है तेल पाया जाता है। कौन सी? एक बार फिर से देखते हैं। RT351, ठीक है। RT351 यहाँ पे देखते हैं। RT351, ठीक है, 351, ये ऐसी वैरायटी है। RT351 ये ऐसी वैरायटी है जो सफ़ेद दाने की होती है और ये 85 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। और साथ ही साथ इसमें तेल का जो परसेंटेज पाया जाता है, इसमें जो एक पौधे में फलियों की यानी कैप्सूल की संख्या की बात करें, तो एक पौधे में इसमें कैप्सूल लगभग 47 कैप्सूल के आसपास पाया जाता है। वहीं तेल, ऑयल की बात करें, ऑयल की मात्रा की बात करें, ऑयल कंटेंट की बात करें, तो ऑयल जो पाया जाता है लगभग 49% के आसपास ऑयल की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। कितना पाया जाता है? 49% के आसपास इसमें पाया जाता है। 85 दिन में ये तैयार हो जाती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद अगर हम तिलहनी फसलों की खेती कर रहे हैं, ठीक है, तिलहनी फसलों की खेती कर रहे हैं, तो अपने खेतों में जो है हर 3 साल बाद उसमें जिप्सम की मात्रा डालनी चाहिए। जिप्सम की मात्रा क्यों डालनी चाहिए? क्योंकि जो है तिलहनी फसलें हैं जो, उनमें जो मिट्टी हमारी मृदा है, उसमें जो न्यूट्रिएंट होता है, पोषक तत्व होता है, उन सब की पूर्ति की जा सकती है। इसीलिए प्रत्येक तीसरे वर्ष जो है तिलहनी फसलों के जो खेत होते हैं उसमें जिप्सम देना चाहिए। आगे बात करें खरपतवारनाशी वीडिसाइड कुछ हैं जो यूज़ किए जाते हैं तिल में, तो जैसे कि पेंडामेथिलीन हो गया और फ्यूलोक्रोलीन हो गया। ये कुछ ऐसे जो खरपतवार हैं जो आप देख सकते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं तिल के खेतों में जहाँ पे खरपतवार पाए जाते हैं, ठीक है। सिंचाई की बात करते हैं, इरिगेशन की बात करते हैं। तो सिंचाई की जो क्रांतिक अवस्था होती है, जिस अवस्था में इसको तिल को जो है, वैसे तो ये एक ड्रॉप टॉलरेंट वैरायटी, ड्रॉप टॉलरेंट है तिल, लेकिन इसको जो क्रांतिक अवस्था होती है, ऐसी अवस्था जो होती है जिसमें जो है इसको पानी की आवश्यकता होती है, जिसके कारण उस टाइम पर, सही टाइम पर अगर पानी मिल जाए इसको, तो जो उत्पादन होता है वो अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। तो सबसे पहली जो सिंचाई की बात करते हैं, तो फूल आते समय, किस समय? फूल आते समय पहली सिंचाई, और दूसरी सिंचाई फली में दाना बनते समय किया जाता है। कब किया जाएगा? दूसरी सिंचाई फली में दाना बनते समय कर सकते हैं या किया जाता है, जो क्रांतिक अवस्था होती है इरिगेशन की। आगे बात करें, हम उपज की बात करें, तो जो तिल है, तिल के जो उपज होता है वो लगभग 8 से 10 क्विंटल, कितना? 8 से 10 क्विंटल पर हेक्टेयर तिल का जो है उत्पादन होता है। कितना होता है? अगर ये सवाल पूछा जाए कि 1 हेक्टेयर में हमें तिल की खेती करनी है और उसके बाद अगर अच्छी तरीके से खेती की जाए और सब जो मानक हैं उसको ध्यान में रखते हुए, सारे पैरामीटर्स को,
कि जो मिट्टी की जो पोषक तत्व की बात करें, कांतिक अवस्था की बात करें उसके सिंचाई की, और जो मिट्टी के पोषक तत्व की बात करें, अच्छे से उसकी देखभाल की जाए तो जो फसल उत्पादन प्राप्त होता है वो 8 से 10 क्विंटल पर हेक्टेयर की दर से जो है हमें तिल की जो फसल उत्पादन है तिल प्राप्त हो सकता है। तो साथियों, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया तिल के बारे में, उसको जाना और समझा, उसको समझने की कोशिश की, और मिलते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।